Hi, this is Ajay Anand and welcome to Science Classes from excelup.com। इस लेसन में आप फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत क्यों है और उसके बाद उन तरीक़ों के बारे में जानेंगे जिनसे फूड रिसोर्स को इम्प्रूव किया जाता है। वाई टू इम्प्रूव्ड फूड रिसोर्सेज, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे देश की बड़ी आबादी। भारत की आबादी 140 करोड़ है और आबादी बढ़ ही रही है, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा फूड की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक बड़ा आसान तरीका हो सकता है फूड का प्रोडक्शन बढ़ाने का कि मेनली जो खेती होती है उससे खाना आता है। तो खेती के लिए जो भी एरिया है, जो ज़मीन है, अगर उसको किसी तरह से बढ़ा दिया जाए तो अनाज का उत्पादन बढ़ सकता है। लेकिन जो ज़मीन है वो लिमिटेड है। ऑलरेडी इंडिया में इंटेंसिव खेती होती है, मैक्सिमम ज़मीन जो अवेलेबल है वहाँ पर खेती होती है, तो इसलिए ज़मीन को बढ़ाना लगभग असंभव है। तो इसलिए अब दूसरे तरीके तलाशने पड़ेंगे जिनसे कि हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सके। अब एक और फैक्टर इसमें आता है फूड सिक्योरिटी का। फूड सिक्योरिटी सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ने से नहीं हो जाता है। पहला तो क्राइटेरिया है कि फूड प्लेंटी में अवेलेबल होना चाहिए। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन और भी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है फूड सिक्योरिटी का कि वो हर जगह अवेलेबल भी होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि जैसे गेहूं का प्रोडक्शन पंजाब में बहुत अच्छा होता है, तो केवल पंजाब में गेहूं के रहने से कुछ नहीं होगा, बाकी जो हिस्से हैं देश के वहाँ भी अवेलेबल अगर होगा गेहूं, तभी हम फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। और तीसरा फैक्टर है परचेजिंग पावर। अब लोगों के पास अगर पैसे नहीं रहेंगे तो खाना नहीं खरीद सकते। तो अगर गरीबी बहुत ज़्यादा रहेगी तो उससे ज़्यादातर लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और वो पैसे के अभाव में उनको भोजन नहीं मिलेगा। तो सरकार को ये भी करना होगा कि लोगों की आय बढ़े और उनकी परचेजिंग पावर बढ़े, सो दैट कि हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएंगे। अब फूड इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं? तो मेन जो इम्प्रूवमेंट होता है क्रॉप के मामले में किया जाता है, क्योंकि हमारे खाने का जो मेजर हिस्सा होता है वो अनाज से आता है और बाकी जो फसल होती हैं उनसे आता है। तो इसमें 3 मेजर एक्टिविटी होती है। नंबर 1 क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, नंबर 2 क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट एंड नंबर 3 क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट में क्या किया जाता है? तो क्रॉप की जो वेराइटी होती है उसको इम्प्रूव किया जाता है। वेराइटी का मतलब क्या है? तो कई फीचर्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम जज करते हैं कि क्रॉप की वेराइटी कैसी है। एक फीचर है डिजीज रेसिस्टेंस। जो भी फसल उगाते हैं उसको बीमारियां कम लगें तो हम कहते हैं कि वैरायटी अच्छी है। रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर, अगर फर्टिलाइजर डालते हैं और उससे प्रोडक्शन बढ़ता है तो क्रॉप की वैरायटी अच्छी मानी जाती है। प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी में आता है जैसे मान लिया अनाज है तो अनाज के दाने बड़े बड़े होने चाहिए, फल है तो फल ज़्यादा बड़े होने चाहिए, उनमें टेस्ट अच्छा होना चाहिए, ये सब क्वालिटी में आता है। हाई यील्ड, हाई यील्ड का मतलब है कि पर एकड़ कितना किलो या कितना टन या कितना क्विंटल उत्पादन होता है। उसके अलावा एक और क्राइटेरिया है कि जो भी क्रॉप हो वो हर तरह के कंडीशन में उग सके। अब जैसे भारत एक बहुत विशाल देश है
और यहाँ तरह तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन पाए जाते हैं। अब बंगाल, बिहार और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ वर्षा बहुत अच्छी होती है, बाढ़ आती है, तो उसमें भी फसल उगनी चाहिए। राजस्थान और आसपास के इलाकों में वर्षा कम होती है, तो कम वर्षा वाले इलाकों में भी फसल को उगना चाहिए। साउथ इंडिया में अलग क्लाइमेट होता है, और हम फर्दर अगर नॉर्थ जाते हैं पंजाब के ऊपर तो थोड़ी ठंड पड़ती है, तो हर तरह के इन्वायरमेंट जो फसल उग पाएगी उसको हम बेहतर फसल मानते हैं। अब क्रॉप वैरायटी को कैसे किया जाता है इम्प्रूव, तो उसके लिए कई फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। पहला है हायर यील्ड, कि जो भी बीज की किस्में आएँ उनसे पर एकड़ प्रोडक्शन ज़्यादा मिले। मान लिया कि पहले अगर एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज गेहूं के जो बीज पहले इस्तेमाल होते थे, मान लेते हैं कि अगर 1 एकड़ में वो 1 क्विंटल गेहूं की उपज होती थी, और अगर नया बीज आता है जो 2 क्विंटल देता है, तो हम कहते हैं कि नया बीज उसकी यील्ड बेहतर है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी में डिफरेंट फसल के लिए क्वालिटी का क्राइटेरिया अलग अलग होगा। जैसे अगर गेहूं है तो उसकी बेकिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी उससे रोटियां अच्छी बने, जल्दी बने। प्रोटीन इन पल्सेस, दलहन की फसल है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। अगर ऑयल सीड है, तिलहन है, तो उसमें तेल की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंस, अब जो फसल होते हैं उनको दोनों बायोटिक और एबायोटिक दोनों रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। अब जैसे बायोटिक रेसिस्टेंस में आ गए, बीमारियां होती हैं, इंसेक्ट पेस्ट्स होते हैं, निमेटोड्स होते हैं जो कीड़े लगते हैं, अगर उनसे अच्छा रेसिस्टेंस है तो हम कहते हैं कि फसल की क्वालिटी अच्छी है। इसके अलावा ड्राउट, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड एंड फ्रॉस्ट, ये सब एबायोटिक रेसिस्टेंस हो गया। जैसे सूखा पड़ गया, कम वर्षा हुई, तो उसमें भी अगर फसल सर्वाइव कर जाती है। पानी खारा है कहीं के, या मिट्टी में खारापन ज़्यादा है, कहीं पर जल जमाव की समस्या है, गर्मी ज़्यादा पड़ गई, या जाड़े के मौसम में पाला पड़ गया, अगर उसमें अगर फसल सर्वाइव करता है तो उसे बेहतर माना जाएगा। मैच्योरिटी ड्यूरेशन, अगर मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम हो जाए तो फसल की क्वालिटी जाहिर अच्छी होगी, कम समय में प्रोडक्शन होगा। जैसे कुछ पहले जो आम के पेड़ आते थे, आज से 30-40 साल पहले, तो पेड़ को फल लगने में 5 से 6 साल का वक्त लगता था। अब जो वैरायटी आती है तो 3 साल में फल लगने लगते हैं, तो मैच्योरिटी कम हो गई। इस तरह से फसलों में के मामले में हुआ है कि कई फसलों की जो मैच्योरिटी है, जो उसमें जो दाने लगते हैं और दाने पकते हैं, उसका ड्यूरेशन घट गया है बिकॉज ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स। वाइडर एडाप्टेबिलिटी, वंस अगेन फसल को डिफरेंट क्लाइमेट में उगने की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी फसल अच्छी मानी जाएगी। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ बिहार बंगाल के इलाके में धान की बीज लगा दी, वहाँ खेती हो गई तो धान की बीज अच्छी मानी जाएगी, बल्कि उसी बीज को अगर पंजाब में भी प्रोडक्शन अच्छा दे सकती है तभी हम मानेंगे कि वो बेहतर वैरायटी है। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स, अब ये एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स हुआ कि प्लांट के कैरेक्टर क्या हैं। अब वो भी डिफरेंट प्लांट पर अलग अलग होते हैं। जैसे अगर कोई चारे के लिए फसल उगाते हैं तो उसकी फसल अगर लंबी होगी, उसमें ज़्यादा ब्रांचेज होंगे, ज़्यादा पत्तियां निकलेंगी, तो हम कहते हैं कि उसकी एग्रोनॉमिक क्वालिटी बेहतर है। अनाज की फसल है तो अगर कम हाइट की होगी, ड्वार्फनेस उसमें होगा, तो क्या होगा कि जो भी न्यूट्रिएंट्स वो मिट्टी से लेगा फसल, तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट को ग्रेन्स बनाने में इस्तेमाल होगा, और स्टेम बनाने में, लीफ बनाने में कम न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये सब डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। अब देखते हैं कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि जो प्लांट उगते हैं, ग्रो करते हैं, उनको भी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। 16 न्यूट्रिएंट टोटल उनको ज़रूरत पड़ती है। हवा से मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाता है, तो ये हो गए 3 न्यूट्रिएंट। अब बच गए 13। अब इन 13 न्यूट्रिएंट की 2 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है जो कि प्लांट को जिसकी ज़रूरत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, और जिन न्यूट्रिएंट की ज़रूरत प्लांट्स को कम क्वांटिटी में होती है, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होती है, उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर,
मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। ठीक है, अब ये सारे न्यूट्रिएंट मिट्टी में होते हैं, लेकिन एक दो फसल अगर उगा ली जाए तो क्या होगा कि मिट्टी से न्यूट्रिएंट समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि प्लांट उनको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो उस खेत की फर्टिलिटी को फिर से दोबारा ठीक करने के लिए, उसको रिप्लेनिश करने के लिए कुछ ना कुछ ऐड करने की ज़रूरत होती है, और इसके लिए किसान खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसको मैन्योर कहते हैं, और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। खाद आप कह सकते हैं जैविक खाद हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, और फर्टिलाइज़र भी खाद है, ये फैक्ट्री में बनता है। तो मैन्योर जो तैयार होता है वो एनिमल और प्लांट वेस्ट के डीकम्पोजिशन से तैयार होता है, इसलिए इसको डीकम्पोस्ट भी कहते हैं। कंपोस्ट अपने आप तैयार होता है तो उसको कंपोस्ट कहते हैं। अगर अर्थवर्म की मदद से तैयार होता है, अगर उसमें केंचुए डाल दिए जाएं तो जो डीकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है वो ज़्यादा फास्ट होती है, तो कहते हैं कि ये वर्मी कंपोस्ट है। ग्रीन मैन्योर भी यूज होता है। ग्रीन मैन्योर क्या है कि किसान क्या करते हैं, कुछ फसल होती है, जैसे गुआर की फसल होती है, उसको खेती से पहले खेत में लगा देते हैं, अपने आप उग जाती है कई बारी, और हल जब जोता जाता है तो वो फसल को भी जोत दिया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है, तो वो अब डिकम्पोज होगी और बाद में मैन्योर बन जाएगी। तो वैसे मैन्योर को ग्रीन मैन्योर कहते हैं। मैन्योर देने से क्या होता है कि सॉइल का न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ जाता है, और सॉइल में ह्यूमस का अमाउंट भी बढ़ता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो इससे क्या होता, फायदा होता है कि सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है। सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होने से मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, पानी उसमें ज़्यादा देर तक रुकता है, तो कम सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में बनते हैं, पर्टिकुलर फर्टिलाइजर्स में स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट होते हैं। तो फर्टिलाइजर्स मेनली बनाए जाते हैं कि प्लांट को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम सप्लाई करने के लिए, और फर्टिलाइजर से काफ़ी फ़ायदा होता है, बहुत अच्छी यील्ड मिलती है। लेकिन जब फर्टिलाइज़र यूज करते हैं तो बड़ा ही सावधानी से यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे मान लिया कि पानी खेतों में पटाया गया और तुरंत अगर खाद डाल दी गई तो ज़्यादातर फर्टिलाइज़र क्या होगा, वो पानी में डिजॉल्व हो जाएगा और प्लांट्स को कम मिलेगा। तो एक तो नुकसान ये हुआ। दूसरा नुकसान हो गया कि जो ये केमिकल्स जब पानी में डिजॉल्व होंगे और पानी जब ज़मीन के अंदर रिसेगा तो उससे वाटर पॉल्यूशन भी होगा, ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन होगा। तो ये सब नुकसान है ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज करने से। अब इरिगेशन भी करना होता है। भारत में जो खेती होती है तो ज़्यादातर वर्षा पर निर्भर करती है, रेन फेड एग्रीकल्चर बोलते हैं। जब मानसून का सीजन आता है तो किसान इंतज़ार करते हैं, न केवल किसान इंतज़ार करते हैं, पूरा देश मानसून का इंतज़ार करता है। आप समाचार में भी सुनते होंगे हमेशा कि मानसून अब आएगा तो फलां तारीख को आएगा, इस तारीख को केरल में आएगा, इस तारीख को बंगाल तक पहुंचेगा, फिर दिल्ली पहुंचेगा। और इसलिए ज़्यादा न्यूज़ बनता है क्योंकि पूरी इकोनॉमी उस मानसून पर डिपेंड करती है। अगर वर्षा अच्छी हुई तो खेती अच्छी होगी, अगर कहीं मानसून डेफिशिएंट हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है और कई बार सरकारें गिर जाती मानसून के कारण। लेकिन इसके अलावा अब बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि वर्षा नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, तो कई दूसरे सोर्स हैं जो कि पानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कुओं से पानी पटाया जाता है, नहरें होती हैं, नहरों का पूरा नेटवर्क होता है जो नदियों से जुड़ा होता है जिससे पानी खेतों तक पहुंचता है। रिवर लिफ्ट सिस्टम भी होता है। कई जगह क्या होता है कि जो नहर में फ्लो होता है वो इनसफिशियंट होता है या इरेगुलर होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट टोपोग्राफी, जो जियोग्राफिकल एलिवेशन आप कह सकते हैं, हाइट कह सकते हैं, वो उसमें डिफरेंस होता है इस वजह से। तो ऐसी स्थिति में रिवर लिफ्ट सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि नदी से डायरेक्ट पानी खींच करके खेतों तक पहुंचाया जाता है ऐसे जगहों पर, खासकर जो नदी के आसपास वाले इलाके। टैंक्स का भी इस्तेमाल होता है। टैंक्स छोटे रिजर्वायर होते हैं जिसमें जनरली जो वर्षा का पानी होता है, जो रन ऑफ वाटर होता है, उसको कलेक्ट किया जाता है सो दैट कि बाद में उसको इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सके। क्रॉपिंग पैटर्न, अब यील्ड बढ़ाने के लिए क्रॉपिंग पैटर्न का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 3 टाइप होते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। जब एक ही खेत में एक ही समय 2 या 2 से ज़्यादा फसल उगाई जाती है तो उसको कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। जैसे एक बार में गेहूं और चने की खेती कर दी गई, या गेहूं और सरसों की खेती होती है, या मूंगफली और
सूरजमुखी की खेती होती है तो मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि कोई एक ना एक फसल कामयाब होगी, अगर बुरा वक्त आ गया तो क्रॉप फेलियर के अगेंस्ट सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस मिल जाता है। इंटरक्रॉपिंग क्या है? इंटरक्रॉपिंग भी मिक्स्ड क्रॉपिंग है, लेकिन विद स्लाइट ट्विस्ट। इसमें क्या होता है कि दो या ज़्यादा फसल उगाई जाती है एक ही खेत में एक ही समय, लेकिन जो फसल लगाने का पैटर्न होता है वो डेफिनिट होता है। यहाँ पर कोई डेफिनिट पैटर्न नहीं होता, एक साथ बीज छीट दिए, चना कहीं होगा, गेहूं कहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग क्यारियाँ बनाई जाती हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, ये मान लेते हैं बंद गोभी है, इसकी अलग क्यारी है, बीच में कोई दूसरी फसल से कुछ भी है, मान लेते हैं मूंग की फलियाँ हैं, या क्या कहते हैं सरसों है, या मूली की क्यारियाँ हैं, ये फिर बंद गोभी है। तो जब डेफिनिट पैटर्न होगा तो हम कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि क्रॉप फेलियर के अगेंस्ट इंश्योरेंस तो मिलता ही है, साथ में यहाँ पर जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स हैं वो बेहतर यूटिलाइज हो पाते हैं। प्लांट जो हैं, ये वाला रो इस रो के साथ compete नहीं करेगा न्यूट्रिएंट्स के लिए। ये वाला रो अपना अलग एरिया से न्यूट्रिएंट लेगा, ये अलग एरिया से लेगा, तो बेहतर प्रोडक्टिविटी होती है। क्रॉप रोटेशन, जब अलग अलग फसलों को प्री प्लान्ड सक्सेशन में उगाया जाता है, मतलब पहले प्लानिंग की जाती है कि एक साल में अब एक खेत में एक बार कोई अनाज उगाया जाएगा, जैसे धान की खेती होगी, उसके बाद दलहन की खेती हो सकती है, या फिर गेहूं होगा, फिर उसके बाद एक दलहन लगाया जाएगा, तो इसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। तो इससे फ़ायदा होता है कि एक साल में 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं। प्लस एक और फ़ायदा होता है कि 2 अनाजों के बीच अगर एक दलहन की फसल उगाई जाती है तो दलहन लगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो दलहन की जड़ें होती हैं उनकी गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो दलहन उगाने से जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो उससे मिट्टी की फर्टिलिटी फिर से रीस्टोर हो जाती है, ये भी फ़ायदा होता है। तो इन तीनों मेथड से भी यील्ड बढ़ाया जाता है फसल का। अब क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, फसल तो उग गई, उसको रखवाली भी करना है, कई चीज़ों से बचाना होता है, जैसे बीड्स होते हैं या खरपतवार जिनको कहते हैं। ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने आप खेतों में उग जाते हैं। अब जगह तो उतनी ही है, तो ये जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे सनलाइट, पानी है, मिनरल्स है, उसके लिए प्लांट से compete करते हैं और उससे प्लांट के ग्रोथ को असर पड़ता है। कुछ एग्जाम्पल हैं बीड्स के, जैंथियम या गोखरू जिसको बोलते हैं, पार्थेनियम को गाजर घास बोलते हैं, और एक है साइपेरिनस रोटंडस, इसको मोथा बोलते हैं। तो वीड को हटाने के काम को वीडिंग बोलते हैं। यूजुअली खुरपी से या हंसिए से उसको काट के हटाया जाता है। कई बार कुछ वीडिसाइड्स या दवाई भी इस्तेमाल होती है। पेस्ट्स भी तंग करते हैं। पेस्ट 3 तरह से तंग करते हैं फसलों को। कुछ कीड़े जो होते हैं वो रूट, स्टेम और लीफ को काट देते हैं, कुछ सेल सैप को सक करते हैं, चूसते हैं, और कुछ कीड़े क्या करते हैं, उनको बोरर बोलते हैं, वो स्टेम में, फ्रूट में छेद कर देते हैं, बोर कर देते हैं। इनके लिए भी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्लस कुछ बीमारियां भी परेशान करती हैं, जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होती है, फंजाई होते हैं, इनसे पौधों को बीमारियां होती है, तो उनसे भी बचाना पड़ता है, तभी फसल अच्छी होगी। अब जब फसल कट गई तो स्टोरेज में भी सावधानी बरतनी पड़ती है, सो दैट कि फसल बर्बाद ना हो। कटी हुई फसल, अनाज को पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है, फिर उसमें पेस्टिसाइड्स मिलाया जाता है, धुआं भी किया जाता है, और तब उनको बड़े बड़े साइलोज में या छोटे ड्रम में उनको स्टोर किया जाता है। फलों सब्जियों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, तो इसलिए उनका प्रोसेसिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है कि ताकि जल्दी ना ख़राब हो, या ट्रांजिट के समय हो सकता है कोल्ड चेन मेंटेन किया जाए, सो दैट कि खेतों से बाजार तक, मंडियों तक पहुंचने के दौरान उनको ख़राब होने का चांस कम रहे। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन। थैंक यू।